कोशिश की जाए कि इनमें से किसी एक मैगजीन को इतना अच्छे से पढ़ा जाए कि क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाए वहाँ से। काम हमें करके दिखलाना है, सिलेक्शन हमको पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। प्रयागराज की धरती है, बहुत बड़ी बड़ी IPS IAS जैसी हस्तियाँ बन के निकली है। पढ़े हैं 12 घंटे पढ़े हैं, वो पढ़ाई करें, वो कम से कम 8 घंटे 9 घंटे रोज पढ़ें। मेरी माँ तो किराने की दुकान चलाती है, एक हमारी छोटी दुकान है गांव में, और हमारे जो पिताजी है वो कृषि कार्य से संबंधित है। और जो आपके ब्रदर भाई लोग, हमारे 3 भाई है, वो तीनों मैं कह सकते हैं कि वो लेबर से जुड़े हुए हैं जी, मजदूरी करते हैं। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हमारे सामने है यूपी PCS 2022 के सिलेक्टेड शाहरुख खान सर, जिनका यूपी PCS 2022 में DSP के पोस्ट पर 59 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर की जर्नी काफ़ी संघर्षमयी रही है। सर का मीडियम हिंदी रहा है और सर से और हमसे काफ़ी दिनों से मतलब कि लगाव था, काफ़ी दिन से हम इनको जानते थे। जब इन्होंने मेंस का पेपर लिख रहे थे 2022 का, तभी से सर से हमसे पहचान थी। तभी हमने कहा था सर कि आपके स्ट्रगल बहुत ही रातों दिन एक किए हुए थे। उसी समय हमने सर से कहा था कि सर का आपका जो है कि सिलेक्शन जरूर होगा। तो सर, जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, एक बार फिर से जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो मैंने ग्रामीण इंटर कॉलेज से की है जी, और उसके पश्चात मैंने BSc वर्धमान कॉलेज बिजनौर से किया है जी। और मेरा माध्यम हिंदी रहा है और मैंने केवल अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं। इसके पश्चात मैंने कोई भी और एकेडमिक एजुकेशन ग्रहण नहीं की है जी। मैंने पिछले 4 साल से यही प्रयागराज में रहकर सिविल सेवा की प्रिपरेशन की है। तो सर, इसमें आपने ऑप्शनल क्या रखा था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है जी। ये सर, यूपी PCS में आपका कितने अटेम्प्ट रहा, कितने प्री कितने मेंस रहा, इसके बारे में बताइए। सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट रहा है जी। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट और दिए हैं जी। सर। मैंने वर्ष 2019 में पहला अटेम्प्ट किया था जिसमें मुझे प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी स्तर में मैं नहीं पहुंचा था। मैं ये कह सकता हूँ मेरा प्री भी नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्री हुआ परंतु मैं मेंस में फेल हुआ और तीसरे अटेम्प्ट में मैं पुनः 2019 वाली स्थिति में आया, अर्थात मेरा प्री भी नहीं हुआ और 2022 में मैंने एक बार और प्रयास किया है और इस बार मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सारे जो तीनों फेज है वो कंप्लीट हुए हैं। 2018 से लगातार तैयारी करते करते एफर्ट डालते फाइनली सिलेक्ट ही हो गए। सर, थोड़ा सा जानेंगे कि इस प्रिपरेशन में आपने पिछले मतलब 2018 से तैयारी करते आपको कहाँ लगा कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही? तो इन 3 से 4 सालों में आपने सबसे बड़ी ग्रोथ कहाँ किया, सबसे बड़ा मिस्टेक थोड़ा सा जानेंगे। सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक रही है वो कहीं ना 2020 में मेरा प्री हुआ था, उसमें आया ओवर कॉन्फिडेंस कि 2021 में तो हो ही जाएगा, जबकि स्थिति उसके कुछ उलट रही और मैं 2021 में फेल रहा पूरी तरह से। परंतु 2022 में मैं इस चीज के लिए तैयार था कि अब मुझे कुछ करना है जी। तो 2022 में मैं इसके लिए तैयार था कि मुझे वो जो पुरानी गलतियां हैं ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करना है और अब की बार एक स्थिर मानसिकता के माध्यम से मुझे तैयारी करनी है और अब की बार सिलेक्शन पाना है जी। सर, आपने इसमें कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी या फिर ऐसे ही रूम में बैठकर तैयारी की थी आपने? इसमें मेरी कोचिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि मैंने वर्ष 2018 में कोचिंग ज्वाइन की और 4 फरवरी 2020 को मेरी कोचिंग फाइनल हो गई थी। मैं ये कह सकता हूँ 1.5 साल मैंने कोचिंग की और 3 साल मैंने सेल्फ स्टडी की है जी। और मैंने 4.5 साल में अपनी जो यात्रा है पूरी कर ली है। आपकी कोचिंग क्या रही सर? मैंने 2 जगह से कोचिंग की है। मैंने समर्पण IAS जो कि मनमोहन पार्क प्रयागराज में अवस्थित है, वहाँ से मैंने GS की कोचिंग की है और GS वर्ल्ड ये भी प्रयागराज में अवस्थित है, मैंने यहाँ से ऑप्शनली कोचिंग की है जी। सर, रिजल्ट आने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट हुए तो वो आपके मतलब परिवार के रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन क्या रहा, उस स्थिति बताइए। सबसे पहले आपने किसे बताया? मेरा तो सबसे पहले रिएक्शन स्वयं का ये रहा कि मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसके ईश्वर के ही चरणों में मैंने आशीर्वाद के लिए अपनी गुहार लगी कि आने वाले समय में मुझे इसी तरीके का आशीर्वाद ईश्वर का मुझ पर बना है जी। और यदि बात की जाए तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ से बात की जी, क्योंकि हमारी माँ जो इस मिशन को बहुत दिन से हमारे लिए सोच हुई थी कि हमारा जो लड़का है आने वाले समय में एक PCS अधिकारी बनेगा। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि हमारी माँ को PCS का कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हमारी माँ एजुकेटेड है, परंतु हमने अपनी माँ की जो भावना है उनका ध्यान में रखते हुए PCS
पास। लेकिन सर अभी बता रहे थे आपकी माँ काफी मतलब ओल्ड हो चुकी है, 60 साल आपके माता पिता, लेकिन फिर भी एक अलग ही खुशी रही होगी आप जब सुनी होगी मेरा बेटा DSP बन गया। ये तो सर आप जान ही रहे हैं कि अगर ऐसे किसी कोई भी ऐसे माता पिता जो 60 की प्लस की एज में हो और उनको इतनी ज़्यादा उम्र में उनका सबसे छोटा बेटा अगर इतना बड़ा काम करता हुआ दिखाई दे तो उनके लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात होगी। सर वो लोग क्या काम करते हैं आपके? मेरी माँ तो किराने की दुकान चलाती है, जी। एक हमारी छोटी दुकान है गांव में, और हमारे जो पिताजी है जी। वो कृषि कार्य से संबंधित है। और जो आपके ब्रदर भाई लोग? हमारे 3 भाई है, वो तीनों मैं कह सकते हैं कि वो लेबर से जुड़े हुए हैं। जी, मजदूरी करते हैं। जी जी। सो सर थोड़ा सा यानी कि इस बार जो है कि यूपी स्पेशल भी ऐड हुआ है और ऑप्शनल रिमूव किया गया है, तो थोड़ा से इसके बारे में बताइए कि इसमें मतलब यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या कंटेंट फॉलो किया था, कर रहे हैं जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए और यूपी स्पेशल के लिए? देखिए मेरा तो अभी तक मेरे रहा, मैंने इसके लिए 2 बुक ली हुई है। एक तो मेरे पास बुक थी अजय कुमार की जो कि यूपी स्पेशल की है, और एक बुक और थी वो 2020 ऐसे ही करंट अफेयर्स के नाम से जानी जाती है। मैंने 2 बुक उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए पढ़ी है। इसके पश्चात मैंने ज्योग्राफी तैयार किया है, दृष्टि की बुक्स है, और मैंने हिस्ट्री तैयार किया है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, और मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से तैयार किया है। और यदि बात की जाए सामान्य विज्ञान की तो उसके लिए मैंने प्रॉपर और केवल घटना चक्र पढ़ा है। और सारा सिलेबस मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ने के पश्चात मैंने उस घटना चक्र को कम से कम 6 से 10 बार रिवाइज किया है। जी। इसमें करंट अफेयर्स का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या चीजें? देखिए आज आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन आने लगे हैं जी, जो कि पहले से 2 से 3 गुना ज्यादा है। पहले तो 8 ही क्वेश्चन आते थे या 9 क्वेश्चन जी। इसके लिए आप लोग जो मेरे अनुसार 2-3 मैगजीन है, उनमें से आप किसी एक मैगजीन का चयन कर सकते हैं जी। मेरे अनुसार तो जो मैंने कुछ चयनित की है तो घटना सार रही है जी, और दृष्टि की रही है, जिसको हम आई दृष्टि के नाम से जानते हैं जी। और तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैगजीन है जिसको बहुत कम छात्र पढ़ते हैं वह परीक्षा मंथन लक्ष्य 3.0। जी। कोशिश की जाए कि इनमें से किसी एक मैगजीन को इतना अच्छे से पढ़ा जाए कि क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाए वहाँ से। जी। सर थोड़ा सा बात करेंगे, आपका मीडियम हिंदी रहा है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए CSET बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो CSET की आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी और कैसे CSET को क्वालिफाइंग है तो कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए? देखिए आज के समय में CSET भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम के ही और अन्य जो मीडियम के छात्र हैं वो भी फेल हो रहे हैं। कारण इसका यह है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्किल एंड कम्युनिकेशन, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बहुत से स्टूडेंट को आता ही नहीं है जी। और दूसरा है इसमें इंग्लिश, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए वैसे ही मुसीबत बनी रहती है जी। तो इसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए केवल 50 क्वेश्चन बचे हैं, वो 50 क्वेश्चन पे ही अपना पूरा दाम खेलेंगे जी। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप हिंदी के लिए जी। जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे आप हरदेव बहारी या अन्य जो भी जिस भी लेखक को आप पसंद करते हैं उसकी एक किताब ले लीजिए और उसको पढ़ दीजिए, बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए और सिलेबस के जो टॉपिक है उन्हीं को पढ़िए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इसके पश्चात आप लोग मैथ और रीजनिंग की पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 40 क्वेश्चन तो कर ही जाए 50 क्योंकि आप लोगों को केवल 50 क्वेश्चन पे ही सारा काम करना है। जी। और सर थोड़े से इसे अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो इस प्रयागराज में इस छोटे से रूम में तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करते थे डेली टारगेट कर कि हमें आज इतने टॉपिक क्लियर करनी है, या फिर आपका वीकली मंथली रूटीन रहता था टारगेट, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे? देखिए अगर जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं जी, मेरा तो मन से यही आग्रह होगा कि वो कभी घंटे ना गिने कि हम आज 10 घंटे पढ़े या 12 घंटे पढ़े, वो पढ़ाई करें, वो कम से कम 8 घंटे 9 घंटे रोज पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें और इतना भी कम ना पढ़ें कि आपको हीन भावना लगने लगे हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो मेरा तो टारगेट रहता था, मैंने तो टारगेट के अनुसार पढ़ाई की है कि मुझे तो ये खत्म करना है। और यदि ये आप लोग भी अगर अपनी जो क्षमता उसको पहचानिए और मेरा तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था रही है कि यदि मैंने घटना चक्र की कोई पुस्तक ले ली है तो मैं उसको 1 से 2 दिन में खत्म कर देता था। जी जी। अच्छा, एक प्रीलिम्स में आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मतलब करते थे, डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते थे? नो सर, मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बल्कि मैंने जो प्रयागराज में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो फ्री में टेस्ट सीरीज चलाते हैं। जब एग्जाम से 1 महीना रह जाता है या कुछ दिन पहले मैंने पिछले साल लगभग 8 से 9 टेस्ट दिए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। उसी के माध्यम से मुझे अपनी तैयारी का पता चला कि मेरी तैयारी कैसी है। जी। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहता है अगर बात करें? देख, प्रीवियस ईयर इसका पेपर का
जो डायरेक्ट आता है वो 1/3 प्रीवियस ईयर से आता है, जी। और जो लगभग इसका जो 1/3 भाग है वो इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर से आता है। जी। और सो सर थोड़ा सा आप जानेंगे कि यूपीपीसी जैसे प्रीलिम्स के बाद जो है कि मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के आप कैसे स्टडी बनाते थे, और मेंस में जो आपके क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे उस बुक लिस्ट के बारे में बताइए एक एक करके सर। देखिए, मेंस की स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी आपकी प्री क्लियर की है, कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जी क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप प्री क्लियर कर चुके हैं जी। और बस थोड़ा सा ये है कि जो चीज़ अभी तक आप थोड़ा गहराई से नहीं पढ़ रहे थे, अब आपको गहराई से पढ़ देना है। जी और रही स्ट्रेटजी की बात, तो सबसे पहले प्री क्लियर होते ही आप लोगों को घटना चक्र आते हैं मेन से संबंधित, उन घटना चक्र को ले लेना चाहिए। जी। घटना चक्र मतलब आल सब्जेक्ट क्या थे? हाँ, ऑल सब्जेक्ट 6 घटना चक्र आते हैं। जी। दूसरा यह है आपको गवर्नेंस और जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो नोट्स होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जी। मैंने तो दृष्टि के नोट्स फॉलो किए हैं। जी। और उसके पश्चात मैंने पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत से। जी। सोसाइटी के लिए आप दृष्टि के नोट्स पढ़ सकते हैं, और जो अन्य सब्जेक्ट है उसके लिए आप करंट अफेयर्स से तैयारी कर सकते हैं, और कोशिश की जाए कि करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उनका कलेक्शन आपके पास इकट्ठा रहे ताकि आपको मेंस के एग्जाम में कोटेशन देते समय प्रॉब्लम ना रहे। जी। सो थोड़ा सा बात करेंगे जो ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के, वो सारी बुकें आपने क्या मेंस के लिए प्रेफर किया था? मैंने तो जैसे कि मैंने प्री के लिए बताया है कि प्री में मेरी जो बुक रही है उन्हीं में से मैंने मेंस में भी मैंने ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री दृष्टि की बुक को ही फॉलो किया जी। और लक्ष्मीकांत को मैंने पॉलिटी के लिए किया है, और जो रही हमारी हिस्ट्री तो उसके लिए हमने दृष्टि के नोट्स मंगाए थे। जी। और जैसे कि मैंने बताया है कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हैं उससे हमने विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संकलन किया था, और जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके लिए हमने घटना चक्र की एक अलग से पुस्तक आती है उसको पढ़ा था। जी। और जो इंटरनल रिलेशन की एक सेक्शन होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की होती है, उसके लिए आपने क्या करना? उसके लिए आप एक बहुत अच्छी किताब आती है अशोक कुमार IPS की। जी। उसके लिए आप इंटरनल सिक्योरिटी आपकी लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी अगर यदि कोई भी कैंडिडेट उस बुक को अच्छे से तैयार कर लेता है तो वो इंटरनल सिक्योरिटी के लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। जी। और जो इंटरनल रिलेशन, इसके अलावा भी अभी थोड़ा सा बात करेंगे कि जो इंडियन ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, तो इसके लिए आपने कोई NCERT बुकें पढ़ा था? मेरी तो एजुकेशन कुछ इस तरीके की नहीं रही है कि मुझे NCERT पढ़ने पड़े। जी। मैंने कोचिंग के दौरान ही हमें ये बताया गया कि आप लोग NCERT भी पढ़ सकते हैं और टेक्स्ट बुक भी, तो मेरे पास तो रिसोर्सेज की कमी थी इसलिए मैंने NCERT ना पढ़ के डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट बुक ली और टेक्स्ट बुक का बार बार अध्ययन किया जो कि मुझे सफलता का। जी सर, यही तो हम पूछना चाह रहे थे कि मतलब कई बार स्टूडेंट कहते हैं क्या मतलब विदाउट NCERT सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आपने कर दी क्या? आपने कोई NCERT नहीं पढ़ा? ऐसा है, वास्तव में हम लोग हिंदी मीडियम के भी हैं जी, जो कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन लेने की जल्दी रहती है और दूसरी चीज़ ये है कि यदि मैं NCERT पढ़ता तो मुझे उसमें जो पीटी फैक्ट होते हैं जो कि PCS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी उसमें मुझे कमी दिखाई दी कि शायद मैं NCERT पढ़ के पीटी क्लियर ना कर पाऊँ, परंतु जिन बुकों को मैंने चयन किया है उन बुकों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि अब मेरा पीटी क्लियर हो जाएगा। जी। सर थोड़ा से ऐसे राइटिंग के लिए आपने मतलब क्या कैसे प्रिपेयर किया? और एक सेक्शन होता है इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट के लिए आपने कंटेंट कहाँ से प्रेफर किया और ऐसे राइटिंग के लिए आपने कंटेंट कहाँ से? ऐसे राइटिंग के लिए तो आपको जो करंट की विभिन्न घटनाएं हैं उनका संकलन आपके पास होना चाहिए। यदि मैं बात करूं तो इसमें हमारे 3 ऐसे आते हैं। पहला तो साहित्य पे होता है। साहित्य तो एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कम आप करंट का यूज करेंगे, परंतु आपकी जो समझ है आपकी वो विस्तृत समझ होनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो दूसरा सेक्शन है वो ज्योग्राफी से आता है और तीसरा सेक्शन इसमें एनवायरनमेंट से आता है। तो आप कोशिश की जाए अगर कोई भी अभ्यर्थी जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है तो वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आराम से सॉल्व कर सकता है। और आपको विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं, परियोजनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको नोट करते चलते रहना चाहिए। और यदि आप बुक की बात करें तो आप एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए महेश बर्णवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। जी सर थोड़ा सा आंसर राइटिंग करते समय मतलब किन एक अच्छा और बेस्ट आंसर लिखने के लिए ऑथेंटिक हो, और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है,
तो कैसे अपने आंसर को एक इफेक्टिव आंसर बनाते थे, कुछ कीज पॉइंट बताइए जी जी जिससे एक बेहतरीन आंसर लिखा जाए सर। जी जी सर, इसके लिए हमें जो हमारा प्रश्न के उत्तर लिखने का जो व्यवस्था सिस्टम है उसको चेंज करना होगा। जी हिंदी मीडियम की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनके उत्तर जो लेखन शैली वो बहुत खराब रहती है। जी क्योंकि हम अधिकांश मामले में ये देखते हैं कि वो लोग पैराग्राफ लिखते हैं और आदि, यदि अगर एक क्वेश्चन को 125 शब्द लिखने हैं तो एक साइड में 125 शब्द लिख देते हैं, बाकी दूसरी साइड खाली छोड़ते हैं और फिर उसको क्रॉस करते हैं। जी मेरा मानना तो यह है कि पैराग्राफ बिल्कुल ना लिखा जाए, जी फ्रेमिंग मेथड लगाया जाए, जी पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी जाए जी और कोशिश की जाए कि जैसे कि एक कोई क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं, भूमिका 2 लाइन की होनी चाहिए। जी उसके पश्चात उसमें यदि अगर उसकी 3 विशेषताएं हैं तो उसके लिए ट्रायंगल बनाया जाए, 4 विशेषताएं है तो क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए और जी। ज्यादा है तो उसके लिए सर्किल बनाया जाए, जी। और अगर और ज्यादा विशेषताएं हैं तो उसके लिए आप उसमें फ्लोटिंग चार्ट बना सकते हैं। जी जी और आप उसमें जो निष्कर्ष रहेगा, निष्कर्ष में आपको कुछ ज्यादा विशेष में वहां नहीं लिखना है, वहां आप केवल 2 लाइन में निष्कर्ष देकर छोड़ सकते हैं। और कोशिश की जाए कि आपकी लेखन शैली ऐसी रहे कि आप 125 शब्द में ही 2 पेज भरें, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। जी। कोशिश की जाए एक पेज पे 70 शब्द। जी जी सर, इसके अलावा जो आप हम कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट जो आपको फॉलो किए हैं, आपकी तैयारी में काफ़ी योगदान रही है, टेलीग्राम चैनल, तो आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट को जो उनकी तैयारी में एक नई उड़ान दे सकते हैं। मेरी तैयारी तो टोटली ऑफलाइन रही है जी। और मैंने बुक का सहारा लिया है, जी। परंतु आज के समय में बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे जी। हैं। मैं किसी एक यूट्यूब चैनल का नाम यदि बताऊंगा तो नहीं जिस जो आपकी तैयारी में हेल्प की रही है, इस बार किसी को प्रमोशन नहीं किया जा रहा जी। है, लेकिन जो आपको हेल्प की हो उससे बता सकते हैं। मैंने इसके लिए जो जीएस वर्ड के जो इमरान सर हैं उनकी जी। वीडियो आती है उनको फॉलो किया है, जी जी जो यूट्यूब पे आती है, जी। और एक दृष्टि चैनल है मैंने उसको फॉलो किया है, जी जो उससे करंट होती है, जो भी इत्यादि जो भी मैटर आता है उसको फॉलो किया है। इसके अलावा सर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो इनडायरेक्टली हम नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने डेली रूटीन में करते थे, जो आप एक स्टूडेंट को सजेशन के तौर पर बताना चाहेंगे, जी जैसे डायरी राइटिंग, नोवेल पढ़ना और भी जो चीज़ें जो आप करते थे। जी, मैंने इसके दौरान तैयारी के दौरान 2-3 किताबें पढ़ी है, बहुत अच्छी किताबें रही है। जी। इसलिए मैंने सेल्युलर जेल पर आधारित एक किताब पढ़ी है और महात्मा गांधी की जो पुस्तक है मेरे Life Experience सत्य, with- हाँ, सत्य के लिए अनुप्रयोग, जी ऐसी मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी जी। और आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। जी और दूसरी चीज है कि कई प्रकार की मैगजीन है, आप उनको पढ़कर आनंद उठा सकते हैं। जी जी सर, आज इस तैयारी में मतलब काफ़ी, यानी 2018 से तैयारी कर रहे थे, तो इस तैयारी में आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस करने के, अभी आपने बताया था कि आपके पिताजी किराने की दुकान चलाते हैं, आपके भाई हैं, काफ़ी आपको जो मजदूरी करके पैसे देते, तो उसके थोड़ा चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि मतलब ऐसा भी आया कि नहीं होगा तो क्या करें, क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज तो मेरा फाइनेंस का रहा। तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि इस तैयारी में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने के आए, जैसे वो क्या क्या कठिनाइयाँ आई जिससे आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा बाधक हुई, और 2018 से तैयारी कर रहे थे, काफ़ी जर्नी आपकी लंबी स्ट्रांग रही, तो उन थोड़ा सा जो चैलेंजेस आए, जो कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली जो चुनौती रही मेरे सामने वो रही है फाइनेंस की, जी कि मैंने बहुत कम फाइनेंस में काम करने का प्रयास किया है। जी और दूसरी जो चुनौती रही है वो रही है मेरे सामने सिलेबस किस तरीके से तैयार करना है उसकी, क्योंकि मैं पहले दूसरे अटेम्प्ट तक यही सोचता रहा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस कारण मैं पहले 2-3 बार मैं कंटिन्यू फेल हुआ हूँ। जी और तीसरी चुनौती मेरे सामने रही है, यहाँ प्रयागराज में जैसे कि हम लोग रहते हैं, यहाँ बहुत गर्मी भी है जी और हम इस छोटे से रूम में रहते हैं, यहाँ पे केवल और एक फैन लगा हुआ है, बाकी उसके बाद यहाँ गर्माहट ही बर्दाश्त करके पढ़ाई करना है। जी तो इसके जैसी कई प्रॉब्लम भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती बनती है, परंतु हमने उन चुनौतियों का सामना किया है और सिलेक्शन निर्धारित किया है। जी और सर इसके अलावा जैसे तैयारी करते समय ऐसे कभी आता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, जी। जब और पढ़ते पढ़ते मन डाइवर्ट हो जाता है, माइंड जो आपका, तो उसके लिए आपको क्या करते थे उस स्थिति में, जैसे कि योगा करना है, संगीत, एंटरटेनमेंट करना। हाँ, उसके लिए मेरे पास सबसे अच्छा उपाय मैंने सोचा हुआ था, हर 2 महीने में एक बार घर जाना क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जब हम एक बार घर चले जाते हैं तो माता पिता या जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी आंखों में
उम्मीद की चमक को देखते हुए मोटिवेशन मिलता है और डाइवर्ट होने की संभावना न्यून होने लगती है। जी सर, शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं अपने तैयारी के लिए, और शॉर्ट नोट्स यदि बनाते हैं तो कितना हेल्पफुल रहता है तैयारी में? शॉर्ट नोट बनाना अनिवार्य है। शॉर्ट नोट अगर आप बनाते हैं तो जो तैयारी आप एक साल में कर रहे हैं और जो आपने पढ़ा है जी उसको आप 1 घंटे में या 1 दिन में पढ़ सकते हैं। इससे आपका सारा सिलेबस एकदम रिवाइज हो जाएगा और जी। आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स पहली रीडिंग में बनाए या फिर पहली रीडिंग के बाद बनाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहली रीडिंग में कभी भी शॉर्ट नोट नहीं बनाना चाहिए। जी कम से कम आप 3 बार उसकी रीडिंग करें, जब चौथी बार आप पुस्तक पढ़ें तब उसका शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि पहली रीडिंग में तो केवल आपको 10 से 12% चीज़ें ही याद रह पाती हैं। जी। जी। और सर थोड़ा सा जानेंगे कि और भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो इस फील्ड में उनका नहीं हो रहा है सिलेक्शन का, थोड़ा सा अपने। मेरा सजेशन तो उन मित्रों के लिए ये है कि वो अपना जो काम है उसको लगन से करते रहें। और जाते जाते मैं उन लोगों से एक बात और कहूँगा कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इस समय उन्होंने अपने परिवार के मान सम्मान को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। जी अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो आपका मान सम्मान दुगना तिगुना हो जाएगा और आपके जो माता पिता है उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। यदि आप लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कारण उनको जो तकलीफ होगी वो तो है ही है, साथ में एक लंबे समय तक आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के बच्चों में निराशा का माहौल बना रहेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना मिशन जो है उसको पूरा करिए और इस काम को टारगेट नहीं बल्कि मिशन बनाइए, क्योंकि टारगेट तो कभी कभी परिवर्तित भी हो जाते हैं परंतु मिशन कभी बदलते नहीं। जय हिंद। सर कोई भी मोटिवेशन लाइनें जो आपको आती है पोएम पोएट्री हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम एक मोटिवेशन मिले, कुछ भी हो जो सजेशन के तौर पे ही कुछ बता दीजिए सर। काम हमें करके दिखलाना है, सिलेक्शन हमको पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। प्रयागराज की धरती है, चाहे दिल्ली की धरती है और चाहे कानपुर लखनऊ की धरती, जी ये हमारे भारत की वो धरती रही है जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी IPS IAS जैसी हस्तियाँ बन के निकली है। तो आप लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि आप अपने जो पुराने सीनियर साथी है उनको देखते रहें और आने वाले समय में अपना जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए एक सुचारू रास्ते का उपयोग करें। आप जरूर सफल होंगे।